नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में अध्याय 4 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति। तो इससे संबंधित हम प्रश्न और उत्तर को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि चुनाव क्यों होते हैं और इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग अपने पसंद के अनुसार ही उम्मीदवार का चयन करते हैं। जो मतदाता होते हैं उसी को वोट देते हैं जो जिस उम्मीदवार को वो पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके हित के लिए आगे काम करेगी। ख नंबर है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। तो बिल्कुल सही है। ग नंबर है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम करती है, लोगों का उस पर कोई दबाव नहीं रहता। हम देखते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो तीनों को देखते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से कार्य करते हैं और तीनों का एक दूसरे पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है। और यहाँ है कि लोगों का, जनता का बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं होता, ना मूल्यांकन करने का ही अवसर मिलता है उनको। तो यहाँ पर ग नंबर गलत हो जाएगा। घ होगा, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। यानी कि लोग उसी को उम्मीदवार का चयन करते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके पसंद के अनुसार नीतियां बनाएंगी सरकार और काम भी करेगी वो सरकार। प्रश्न 2 है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। तो क नंबर है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं, जो कि सही कारण नहीं है। ज्यादा मतदाता होने से ऐसा नहीं है कि वहाँ का चुनाव लोकतांत्रिक ही हो। ख नंबर है, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। तो बिल्कुल सही है, वो निष्पक्ष तरीके से काम करती है। जो चुनाव प्रणाली का कार्य होता है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होता है। ग नंबर है, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता होता है। तो बिल्कुल सही है, 18 वर्ष जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो मतदान का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती हैं। यानी कि जो वोट प्रणाली है, वोटिंग के बाद जो काउंटिंग होता है, तो उसके बाद देखते हैं कि पराजय मिलती है पार्टियां को, तो वो क्या करते हैं कि उसे स्वीकार कर लेते हैं, जनादेश को स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह स्वीकार हो जाता है, वो स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें मत नहीं मिली है और उन्हें हार स्वीकार करना है। प्रश्न 3 है, यहाँ पर मेल बैठाना है। इसके उत्तर में सीधे देखते हैं। समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है, ताकि हम देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो फिर नए तरीके से मतदाता सूची बनता है, यानी कि नवीनीकरण, फिर से नया तरीके से सूची को बनाया जाता है। तो इसके उत्तर में हो जाएगा कि संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों, यानी कि किसी भी काम के लिए वो चले जाते हैं, यानी कि काम करने या जीविकापार्जन के लिए, कमाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। इसलिए नए तरीके से सूची बनाया जाता है। या हम देखते हैं कि किसी दूसरे जगह घर ले लेते हैं दूसरे स्टेट में, तो वहाँ के निवासी भी वो बन जाते हैं। ख नंबर है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ताकि, तो इसका आंसर में हो जाएगा कि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए इनके लिए आरक्षित होता है। हम देखते हैं कि समाज में कुछ अमीर वर्ग के लोग होते हैं और गरीब वर्ग के लोग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल उच्च वर्ग और पिछड़ा वर्ग का भी ले सकते हैं। तो उच्च वर्ग के लोग क्या करते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग का ज़्यादातर शोषण करते हैं। तो और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि पिछड़े वर्ग के लोग और पीछे ही दबते चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, ताकि उनका कल्याण हो सके और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसलिए उन्हें आरक्षण की
व्यवस्था की गई है। तो हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जो जनजातियां हैं वो पिछड़े तबके के वर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध की गई है। ग नंबर है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि, तो इसका आंसर में हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना था ऊपर, इसको यहाँ पर उत्तर है, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले, इसलिए सभी को एक ही वोटिंग करने का अधिकार है। एक ही वोट दे सकते हैं एक व्यक्ति, उनके हाथ पे स्टाम्प लगा दिया जाता है ताकि वो दोबारा मत ना दे सकें, तो एक ही बार देने का अधिकार है। घ नंबर है, सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, क्योंकि ताकि हर उम्मीदवार, जितना भी उम्मीदवार खड़ा है चुनाव के लिए, उनको चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, यानी कि सत्ताधारी दल पहले से ही नेता लीडर जो रह चुके हैं, तो उन्हें उनके पास सरकारी गाड़ियाँ उपलब्ध होगी, ऐसा तो संभव ही है। लेकिन उम्मीदवार के लिए कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी खड़े होते हैं जो कि जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो जब ये सरकारी वाहन का प्रयोग करेंगे तो ऐसे में असमानता हो जाएगा। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए समान अवसर मिले, इसलिए इनको अनुमति नहीं है अपने इस वाहन का इस्तेमाल करने के लिए। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधि की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक का क्रम में सजाना है, आखिरी तक का। जैसे कि चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोट की गिनती करना, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजे की घोषणा करना, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा और नामांकन दाखिल करना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सूची को ये चरणबद्ध तरीके से सजाना है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले मतदाता सूची बनाया जाता है, सूची बना लिया जाता है, जितने लोग होते हैं मतदाता, जितने लोग होते हैं उनकी सूची बना ली जाती है। फिर उसके बाद चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की जाती है, फिर उसके बाद नामांकन दाखिला कराया जाता है, फिर घोषणा पत्र जारी किया जाता है, फिर चुनाव अभियान होता है, फिर मतदान होता है, फिर पुनर्मतदान के आदेश होते हैं, फिर वोटों की गिनती होती है, फिर लास्ट में परिणाम निकलता है। अगला प्रश्न है, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी हैं। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो चुनाव के चरण क्या है? चुनाव प्रचार, मतदान के दिन और मतगणना के दिन किन किन बातों को उनको ध्यान रखना है। तो चुनाव प्रचार के दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार क्या नहीं करे। तो पॉइंट है पहला कि मतदाताओं को, यानी कि जो मत देने वाले हैं, उनको घूस या रिश्वत या धमकी ना दे। जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो मतदाताओं को रिश्वत, घूस और धमकी किसी तरह का ना दे। जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना, इसकी भी मनाही की गई है। वोटिंग प्रणाली है जाति और धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि योग्यता के अनुसार जिनके पास योग्यता है उसी को आप मत दीजिएगा। चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना, इसकी भी मनाही की गई है। लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना, इससे अधिक खर्च नहीं करना, इसकी मनाही की गई है। चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना, ये चीज का ध्यान देना होगा, नहीं करना है। और मंत्रीगण द्वारा सरकारी वाहन, हवाई जहाज एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग। तो यहाँ पर इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार को ये सब नहीं करना है। मतदान के दिन, इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी गड़बड़ी मतदान केंद्रों पर कब्जा ना हो, चुनावी गड़बड़ी ना हो और मतदान केंद्र पर किसी तरह का कब्जा ना हो।
यानी कि कब्जा का मतलब है कि दबाव देना, मतदाता पर दबाव देना कि आप उस पर वोट दीजिए ही नहीं तो कुछ भी धमकी भरी दबाव देना। तो यहाँ पर मतदान केंद्र पर किसी तरह का कब्जा ना हो। ग नंबर है वोटों की गिनती का दिन। तो इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवार के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद हैं। प्रश्न 6 देखेंगे। प्रश्न 6 की नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए, अगर नहीं तो क्यों? तो यहाँ देखेंगे कि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में है अश्वेत, हिस्पैनिक और श्वेत। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में है अश्वेत में 8, जबकि अमेरिकी समाज में है 13। हिस्पैनिक में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में है 5 और अमेरिकी समाज में है 13 और श्वेत में है 86 और अमेरिकी समाज में है 7। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। प्रश्न 7 है, क्या आप इस अध्याय में दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। क है, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। भारत के चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने का पर्याप्त अधिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके उत्तर में देखेंगे कि नहीं, यह सच नहीं है। वास्तव में जो चुनाव आयोग है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। चुनाव आयोग जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है चुनाव कराने में, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है किसी का। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार या दल को सजा भी मिल सकती है। चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, ना कि सरकार। यानी कि चुनाव आयोग के अधीन सारा कार्य चुनाव प्रणाली से संबंधित चुनाव आयोग को सौंपा जाता है और वो उन पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है और वो अपने कार्यों में काफ़ी शक्तिशाली है चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर ख नंबर कि हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। तो हाँ, बिल्कुल, वो मतदान करने का उनको पर्याप्त अधिकार है, फुल छूट है। वो किसी भी उम्मीदवार का मत देकर चयन कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि हाँ, यह सच है। चुनाव में लोगों की भागीदारी प्रायः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े से मापी जाती है। यानी कि जब सभी लोग वोटिंग करने आते हैं तो देखा जाता है कि उनका आंकड़ा में काफ़ी बढ़ोतरी देखा जाता है। मतदान प्रतिशत योग मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्ष के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा है या बढ़ा है। भारत में आम लोग चुनाव को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि चुनाव द्वारा वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। ग नंबर है, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। जो पहले से सत्ता में है उसके लिए चुनाव जीतना आसान है क्या? तो नहीं, यह सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं क्योंकि ये सारा अधिकार जनमत के हाथों में है। जनता अगर पसंद करेगी उस उम्मीदवार को तभी वो उम्मीदवार जीत सकता है। अगर जनता पसंद करती है तभी वोट देगी, जिसके आधार पर वोटिंग प्रणाली जिसमें अधिक होगी जिस उम्मीदवार में, वो विजयी प्राप्त करते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं वह प्रायः चुनाव हार जाते हैं। अगर मतदाता यानी कि जनता शिक्षित होगी तो वो लोभ के लालच में, पैसे के लालच में वो कभी
मतदान गलत व्यक्ति को, गलत उम्मीदवार को नहीं कर सकती है। वो हमेशा अच्छे ही सरकार का चयन करेगी ताकि राष्ट्र का कल्याण हो और साथ ही समाज का भी कल्याण हो। इसलिए किसी भी तरह का लोभ लालच में आकर मतदान नहीं करना चाहिए। घ नंबर है, अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। तो हाँ, यह सच है। सुधार किया जाना आवश्यक है चुनाव प्रणाली में, क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है, यानी कि गलत तरीके से लाभ मिलता है, उचित लाभ नहीं, अनुचित। देश के कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में पछाड़कर मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। तो हम देखते ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा जाता है कि नक्सली एरिया में कि जनता को दबाव देकर किसी पार्टी पर वोट करा लिया जाता है, जनमत करा लिया जाता है, जो कि गलत है। प्रश्न है, चिनप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। चिनप्पा, यानी कि चिनप्पा नाम का कोई पुरुष है, दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करता था, उसके जुर्म में उसको सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था, वो छुआछूत करता था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी क्योंकि दोनों अपराधी हैं, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए इजाजत नहीं दी। क्या यही फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, पक्ष में है, क्योंकि चिनप्पा व सतबीर दोनों ही क्या है, अपराधी हैं तथा देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उनको क्या किया गया है, चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली है। इसलिए उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो खुद अपराधी हैं। प्रश्न 9 है, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियाँ की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनाव के सुधार के लिए भारत से कुछ बात सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? यानी कि दुनिया के अलग अलग कंट्री से चुनावी गड़बड़ियाँ का यहाँ पर रिपोर्ट है, वहाँ पर चुनाव किस तरह की चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो वो यहाँ पर बोला गया है कि ये देश अपने यहाँ के चुनाव के सुधार के लिए भारत से कुछ सीख सकते हैं क्या? तो का नंबर है, नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने, यानी कि जो हेड था, जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजय घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां उपस्थित होना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। यानी कि प्रतिनिधि का होना जरूरी है ताकि किसी तरह का चुनाव में गड़बड़ी ना हो। हम भारत में देखते हैं कि उम्मीदवार के वोटिंग प्रणाली के समय जो गिनती होती है तो उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां उपस्थित होना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है या नहीं। ख नंबर है, फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यानी कि पहले से जो प्रधानमंत्री हैं उनके पक्ष में अगर वोट दिया जा रहा है तो क्या होगा, हिंसा होगी, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा होगी।
यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को सीधे क्या करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, उसे उसके पद से हटा देना चाहिए चुनाव आयोग द्वारा। ग नंबर है, अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए और उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि वहां केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगर एक चुनाव आयोग रहेगा तो निष्पक्ष तरीके से कार्य होगा। प्रश्न है, भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान करें और इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। क नंबर है, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो इसके उत्तर में हो जाएगा कि चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके मंत्री महोदय ने एक नीतिगत फैसले की घोषणा की है। यह सही नहीं है क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के बाद नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं की जा सकती। मंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ख नंबर है प्रश्न, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि विपक्षी दल के बयान एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके उत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ग नंबर है, चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं का नाम मिला। तो इसके उत्तर में हो जाएगा, फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयारी की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करना चाहिए। चुनाव आयोग को पूर्ण ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियां के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। तो इसके उत्तर में हो जाएगा कि गुंडों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंदियों को धमकाया है। चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए और उस दल को चुनाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश जो था कक्षा में नहीं आ पाया था, किसी कारण से नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया जो कि पहले सुना था अपने पापा से। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों से क्या गड़बड़ी है? तो क्या उसने बातों को दोहराया था वो देखेंगे। क नंबर है, पिताजी के बातों को यहाँ पर दोहराया था। औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं। ये तो गलत है। यह कथन गलत है। इसके उत्तर में देखेंगे क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकता है। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेने तथा अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में सक्षम है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो पुरुष की ही बातें को माने। मतदान अपने इच्छा अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को अधिकार मिला है और इस पर किसी तरह का दबाव नहीं है कि पुरुष स्त्री को दबाव दे और स्त्री पुरुष को, जो कि गलत है। ख नंबर है, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में
सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है। राजनीति जो है वह तनाव का कारण बनेगी, किंतु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होना चाहिए। राजनीति में चुनाव में सबकी सहमति वाले, यह गलत है। राजनीति में प्रतिद्वंदिता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है, क्योंकि राजनेता अपने अपने वादे निभाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार ना हो, किंतु उन्हें यह पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना ही पड़ेगा। ग नंबर है, सिर्फ स्नातक को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि लोगों की आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार राजनेताओं को स्नातक होना आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश में, जैसे कि भारत में, देखा जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ने वाला स्नातक प्राप्त किया ही हुआ हो। उसमें यह जरूरी है कि उसमें जनहित की भावना होनी चाहिए, भाषण की अच्छी कला होनी चाहिए। इस आधार पर वह उम्मीदवार बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।